जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए टैक्सेशन बुक का थ्योरी सेक्शन लेकर आया हूं, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर से हैं। वैसे तो लगातार हम लाइव क्लास में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके साथ साथ थ्योरी समझाते ही आ रहे हैं, फिर भी इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना थ्योरी का कोई भी काम नहीं संभव है। इसलिए मैं आप लोगों को अलग से थ्योरी का प्रॉपर क्लास भी दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग आराम से एक एक पॉइंट को जानिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत होता है, होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर दिया जाएगा। और इस पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लगातार क्लास पार्ट 3 का हो रहा है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दिए गए किसी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कॉस्ट का पढ़ाई हुआ है 6 चैप्टर, उसका अलग से प्लेलिस्ट है। टैक्सेशन का 5वां चैप्टर पे हूँ, तो फिर कुछ समय के बाद ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीके जीएस सबका पढ़ाई प्रॉपर तरीके से होगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा से अच्छा हो। तो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, क्योंकि आप लोगों का जो लाइक होता है, कमेंट जो होता है, वो मेरी मोटिवेशन का काम करता है। चलो, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एलोवेंसेस, भत्ते। ठीक है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है भत्ता होता क्या है। तो एक वेतनभोगी जो होता है कर्मचारी, उनको अपने नियोक्ता से मूल वेतन के अलावा जो नगद में मिलता है वो भत्ता कहलाता है। क्लियरली आप लोगों को पता चल गया होगा जो भत्ता किसे बोलते हैं। भत्ता से आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वेतन के अतिरिक्त जो नगद प्राप्तियां होता है ना, वो भत्ता कहलाता है। ठीक है ना, एक सेवा नियोजक अपने कर्मचारियों को कुछ विशेष खर्चों की पूर्ति हेतु देता है। मतलब नियोक्ता जो होता है कर्मचारी को यह राशि क्यों देता है, तो एक स्पेशल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके पूर्ति के लिए। भत्ते की रकम वेतन का ही अंग होती है और कुल वेतन की गणना करते समय इसे शामिल किया जाता है। यानी कि भत्ता जो होता है वो सैलरी का ही अंग होता है, और जब हम टोटल सैलरी का गणना करते हैं तो भत्ता को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, भत्ता जो हो वो 3 प्रकार के होते हैं। भत्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। दूसरा आंशिक कर मुक्त भत्ते, पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। और तीसरा पूर्णतया कर योग्य भत्ते, यानी कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो पूर्णतया जो कर मुक्त होता है इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको बस इतना जानना है जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है वो किसी कर्मचारी को मिल रहा है अपने नियोक्ता से, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ उसी अलाउंसेस को ध्यान में रखना है जिस पर टैक्स लगता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है पूर्णतया कर योग्य। इसमें भी आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, क्योंकि बस आपको नाम याद रख लेना होगा, क्योंकि जो अलाउंसेस ये मिलेगा ये सबके सब टैक्सेबल होगा, मतलब आपको सैलरी में शामिल कर लेना है पूरा अमाउंट। लेकिन ये जो तीसरा है वो है आंशिक कर मुक्त भत्ते, पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं तो 10,000 अगर किसी को मिल रहा है ना, उसका एक भाग फ्री है, मान के चलो 4,000 फ्री है, ठीक है, और 6,000 टैक्सेबल है, तो आप मिल रहा है उसको 10,000, लेकिन आपको 6,000 ही वेतन में शामिल करना है। ये जो फ्री वाला है उसको शामिल नहीं करना है। तो इसलिए आंशिक कर मुक्त भत्ता जो होता है वो थोड़ा परेशान करने वाला होता है, उसमें आपको थोड़ा नियम याद रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे अलाउंसेस को तो लाइव क्लास में मैं ऑन बोर्ड सोल्व किया हूँ, समझाया हूँ, वहाँ तो अनुलाभ भी पढ़ा रहे थे। ठीक है, और 14-15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप थ्योरी समझा रहा हूँ। इसमें सिर्फ थ्योरी का सेक्शन है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जानिएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णतया कर मुक्त भत्ते। वह कौन कौन ऐसे भत्ते हैं जो पूरा का पूरा फ्री है। आपको बस क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, उससे आगे निकल जाना है। ठीक है, कर्मचारियों को प्राप्त इन भत्तों मतलब कर मुक्त भत्ते की रकम को उनके सकल वेतन में
ग्रॉस सैलरी में गणना करते समय जोड़ा नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। यदि स्पष्ट रूप से यह दिया जाए कि इतना धनराशि व्यय की गई है तो कर्मचारी द्वारा प्राप्त भत्ते की व्यय न की गई रकम उसके सकल वेतन में जोड़ दी जाएगी। निम्न भत्ता पूर्णतः कर मुक्त भत्ता है। देखिए कुछ ऐसे भी भत्ते होते हैं ना, जो होता तो है पूरा का पूरा फ्री, लेकिन ऐसा भत्ता होता है जो फ्री तब होगा जब आपने उसको खर्च कर दिया। अगर आपने उसका कुछ भाग बचा लिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा जितना आपने बचा लिया। ठीक है, तो वो क्लियरली दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला जो है विदेश भत्ता, फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस। ये फॉरेन और ओवरसीज अलाउंसेस जो होता है ये 100% टैक्सेबल है, सॉरी टैक्स फ्री है। यह भत्ता सरकार द्वारा अपने भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिए दिया जाता है और यह पूर्णतया कर मुक्त है। आपको बस याद रखना है, विदेश भत्ता किसी भारतीयों को मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो है कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष, ये जो स्पेशल अलाउंसेस है ये ही अलाउंसेस है जो अगर 100% खर्च कर दिया तो 100% टैक्सेबल टैक्स फ्री हो गया, अगर आधा बचा लिया तो आधा टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना, जितना वो खर्च कर लेगा उतना फ्री, जितना बचा लेगा उतना टैक्सेबल। ठीक है, पूरा खर्च कर दिया पूरा फ्री, पूरा बचा लिया पूरा टैक्सेबल। बस आपको नाम याद रखना है ऐसा भत्ता कौन कौन होता है। ठीक है, ये भत्ते कर्मचारी द्वारा वास्तव में व्यय की गई रकम तक कर मुक्त होगा। कर मुक्त को कहाँ तक होगा? जितना उन्होंने खर्च कर दिया, अगर कुछ बचा लिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, शेष खर्च न की गई रकम, जितना उन्होंने खर्च नहीं किया वो कर योग्य होगा। तो इस भत्ते को आप लोग जान लीजिए। पहला है यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस जो है ये ऐसा भत्ता है जो जितना खर्च कर देगा उतना फ्री, जो बचा लिया वो टैक्सेबल। अगर किसी को 10,000 मिल रहा है, वो 10,000 खर्च कर दिया तो 10,000 फ्री हो जाएगा, मतलब आपको शामिल नहीं करना है। लेकिन 10,000 में से उन्होंने 9,000 ही खर्च किया तो 1,000 टैक्सेबल होगा और ग्रॉस सैलरी की गणना करते समय आपको इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होता है सैलरी क्या होता है, तो आप पिछले वीडियो को देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, यह भत्ता कर्मचारी को दौरा पर जाने संबंधी व्ययों या सेवा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर यात्रा के व्ययों की पूर्ति के हेतु दिया जाता है। इसमें सामान की पैकिंग व उन्हें ले जाने के व्यय भी शामिल है। ये जहां तक खर्च होगा वहां तक फ्री होगा। उसके बाद दैनिक भत्ता, डेली अलाउंसेस। यह भत्ता एक कर्मचारी को अपनी नौकरी से संबंधित दौरे पर या अन्य किसी कारण से अपने कार्यस्थल से दूर जाने पर सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु दिया जाता है। मतलब कोई कहीं काम कर रहा है, उसको वहां से हटा के कहीं और काम पे लगा दिया तो इस कंडीशन में उन्हें डेली अलाउंसेस मिलता है और इसमें जितना वो खर्च कर दिया वो फ्री, जो बचा लिया वो टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद है सवारी भत्ता या कार भत्ता, कॉन्वेंस या कार अलाउंसेस। कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय संबंधी कार्य करने हेतु दिया जाता है। ठीक है, सवारी भत्ता कर मुक्त होता है बशर्ते उसे नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कर मुक्त यातायात की सुविधा उपलब्ध न कराई गई हो। अगर कर मुक्त यातायात सुविधा उपलब्ध करा दिया गया हो तो ये फिर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये यातायात सुविधा नहीं मिला है तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है सहायक भत्ता। ठीक है, करदाता अपने पद से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति हेतु सहायक की नियुक्ति कर लेता है। यह सहायक उस कर्मचारी के कार्यालय संबंधी व अन्य कार्यों का निष्पादन में उसकी सहायता करता है। अगर किसी कर्मचारी को वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस कंडीशन में क्या करता है, वो एक अपने सहायक को, हेल्पर को रख लेता है। तो उनको जो दिया जाता है, ठीक है, यदि कर्मचारी सहायक को प्राप्त भत्ता में से कम रकम दी जाती है तो शेष रकम कम होगा, तो उसको जितना दे रहा है, ठीक है ना, तो मतलब नियोक्ता से मिल रहा है कर्मचारी को, तो अगर पूरा का पूरा अमाउंट हेल्पर को ट्रांसफर कर देगा तो पूरा फ्री। लेकिन अगर 10,000 मिले रहा है अपने नियोक्ता से और उस कर्मचारी को दे रहा है 5,000, ठीक है ना, ले रहा है 10,000 दे रहा है 5,000, 5,000 जितना बचा लिया ओवरऑल समझिए वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, विद्योपार्जन भत्ता, एकेडमिक अलाउंस। इस क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने शैक्षणिक
जो उनका शोध होता है, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, इन सब के लिए उन्हें विद्योपार्जन भत्ता दिया जाता है। तो यह जो वास्तविक व्यय होता है वहाँ तक फ्री होता है। ठीक है, चलिए अगला है वर्दी भत्ता। आप सब लोग जानते हैं, जैसे कोई पुलिस में काम करता है, आर्मी में काम करता है, तो उन्हें वर्दी पहनना होता है, तो वर्दी के लिए वर्दी भत्ता मिलता है। तो जितना राशि वो खर्च कर लिया उतना फ्री, जो बचा लिया वो टैक्सेबल। उसके बाद है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का भत्ता, ये पूरा का पूरा फ्री है। ठीक है, फिर फ्री में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, यूएनओ से जो एलोवेंस मिलता है ना, ये सब क्या होता है, फ्री होता है। टोटल फ्री वाला आपने अभी तक जाना। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आंशिक कर मुक्त भत्ते, यानी कि जो भत्ते 100% ना तो टैक्सेबल है ना तो 100% फ्री, मतलब कुछ भाग उसका टैक्सेबल होगा और कुछ भाग वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है मकान किराया भत्ता। ठीक है, मकान किराया भत्ता क्यों मिलता है, तो नाम ही है मकान किराया। तो कोई कर्मचारी मकान लेकर रह रहा है तो उसके लिए उनको मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो ये पार्शियली क्या है, टैक्सेबल है और पार्शियली फ्री है। तो देखिए कैसे हम गणना करेंगे, ये देख लीजिए। एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता के रूप में नगद धनराशि प्राप्त होती है, भले ही वह किराए के मकान में रहा हो अथवा स्वयं के मकान में। मतलब वो अपने मकान में भी रह रहा है ना, फिर भी दे रहा है, ऐसा जरूरी नहीं जो भाड़ा पे लेगा ही। ठीक है, अगर वो अपने मकान में रह रहा है, मतलब वो भाड़ा नहीं दे रहा है कहीं पे, तो जितना अमाउंट मिल रहा है वो पूरा का पूरा 100% टैक्सेबल हो जाएगा। बस आपको इस बात को ध्यान में रखना है। कोई कर्मचारी HRA अपने नियोक्ता से प्राप्त कर रहा है लेकिन रह रहा है वो अपने मकान में, अर्थात अथवा वो ऐसे मकान में रह रहा है जहां उसको किराया नहीं लगता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट HRA का मिलेगा सब टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। कर्मचारी जब अपने स्वयं के मकान में रहता है या अपने रहने के मकान का कोई किराया नहीं देता, इस स्थिति में संपूर्ण मकान किराया भत्ता कर योग्य होगा। लेकिन अगर वो भाड़ा पे लिया हुआ है तो आपको 3-4 चीज देखना है, उसमें से आपको पता करना है जो कितना टैक्सेबल होगा और कितना टैक्स फ्री। देखो, अन्य कर्मचारी जो अपने रहने के स्थान का किराया देता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। मतलब मैं आप लोगों को 3 टॉपिक बता रहा हूँ, तीनों में जो सबसे छोटा होगा, लिस्ट होगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा एक्चुअल HRA रिसीट, मतलब HRA के लिए उन्हें कितना मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कब आपको लेना है, जब 4 जगह रह रहा है, दिल्ली में किराया लेकर, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। अगर ये 4 महानगर में रह रहा है मकान लेकर तो 50% ऑफ सैलरी, नहीं तो 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो लिस्ट होगा वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट एक बार देख लीजिए। सैलरी बराबर, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी जितना पे उन्हें नियुक्ति किया गया है। DA होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, आप लोगों को बताया गया है। इफ पार्ट ऑफ सैलरी, देखो ये पार्ट ऑफ सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट में इन्हें शामिल किया जाता हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्लस में एक होता है DP, ठीक है, डियरनेस पे, डियरनेस पे लिखा हो, महंगाई वेतन लिखा हो तो सैलरी में शामिल कर लीजिएगा डायरेक्टली। अगर DA हो यानी कि महंगाई भत्ता, तो देख लीजिएगा जो सेवा शर्त के आधार पे है या नहीं है। अगर उस महंगाई भत्ता है और सेवा शर्त के आधार पे नहीं है तो उन्हें आप शामिल नहीं कीजिएगा। ठीक है, और तीसरा कमीशन, वो कमीशन कैसा होना चाहिए, सेल्स पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मनोरंजन भत्ता या सत्कार भत्ता। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है ये पार्शियली टैक्सेबल होता है। उस स्थिति में यदि यह भत्ता मिल रहा है सरकारी कर्मचारी को, प्राइवेट कर्मचारी को इंटरटेनमेंट अलाउंस में कोई छूट नहीं होता है। ठीक है ना, प्राइवेट कर्मचारी को, लेकिन सरकारी कर्मचारी को छूट मिलता है। यह भत्ता नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को ग्राहक को आदर सत्कार करने हेतु दिया जाता है। ठीक है, इस भत्ते की संपूर्ण राशि को सर्वप्रथम कर्मचारी के सकल वेतन की गणना करते हैं जोड़ा जाता है। मतलब आप पहले नहीं घटा के लिखेंगे, आपको पूरा अमाउंट जोड़ना है, फिर आपको ग्रॉस सैलरी में से आपको डिडक्ट करना होता है। ठीक है, बाद में कुछ निश्चित शर्त की पूर्ति करने का धारा 16(2) के अंतर्गत सकल वेतन में से घटा दिया जाता है, ग्रॉस सैलरी में से। मनोरंजन भत्ता सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के कर्मचारी को प्राप्त हो सकता है। प्राप्त तो किसी को हो सकता है, लेकिन छूट जो मिलेगा वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी को। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते की कटौती मिलती है। ये कैसे, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ए एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट, कितना उन्हें मिल रहा है, ये 20% ऑफ सैलरी, ये और मैक्सिमम 5000,
तीनों में जो सबसे छोटा होगा वही फ्री होगा। अगर किसी को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 10,000, ठीक है, और 20% ऑफ सैलरी तो मतलब नहीं ही होगा, क्योंकि 20,000 से ऊपर सैलरी हो जाएगा तो फिर वही होगा, ठीक है। मैक्सिमम 5,000 तक फी होता है, ठीक है, ज़्यादातर यही होगा। उसके बाद देखिए, गैर सरकारी कर्मचारियों को, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं 2002-03 से ये जो कटौती अब नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यातायात भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी को उसके निवास स्थान से कार्यालय तथा कार्यालय से निवास स्थान वापस जाने संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए यह भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता 1600 प्रतिमाह विकलांग कर्मचारी की दशा में 3200, ठीक है, कर मुक्त होगा। 1600 सबका, अगर विकलांग है तो 3200 प्रतिमाह फ्री होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस देख लीजिए, बहुत काम करेगा। 100 रुपया प्रतिमाह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चा तक। एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो मिल सकता है कितना भी, लेकिन 100 रुपया एक बच्चा पर, अधिकतम 2 बच्चा तक फ्री हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद भूमिगत भत्ता। ये भूमिगत भत्ता जो होता है, अंडरग्राउंड अलाउंस, ये खानों में जमीन के अंदर असमान एवं अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त भूमिगत भत्ता 800 रुपया प्रतिमाह तक कर मुक्त होगा। ये भूमिगत भत्ता जो होता है ये 800 तक फ्री है। उसके बाद छात्रावास भत्ता, ये कर्मचारी के बच्चों को छात्रावास में रखने से संबंधित व्ययों के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। यह जो है मैक्सिमम 300 पर मंथ, अधिकतम 2 बच्चा के लिए छूट है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अभी तक अलाउंस आप लोगों को बताया। फिर एक और वीडियो में अलाउंसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहें। आपको अगर कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।